हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जो है पढ़ाई करेंगे। वह कौन सा टॉपिक है? हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। दोस्तों, यह जो इस टॉपिक से जो है बहुत ही स्कोरिंग मार्क्स उठता है। इसमें लगभग हम लोग के 35 से 40 जो है क्वेश्चन यहीं से मिल जाते हैं 125 में से। तो मैंने सोचा है कि क्यों नहीं जो है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में लगभग जितने भी टॉपिक है, उपन्यास, निबंध, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, उसमें से एक एक चीज़ लेके हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और दोस्तों, मैं शॉर्ट नोट्स बनाई हूँ। शॉर्ट क्या, वो मतलब एक बहुत अच्छा नोट्स है। उसमें आप देखेंगे, अभी पढ़ेंगे तो जितने भी उपन्यासकार हैं और जितने भी उपन्यास है वो तो मैं लिखवाई ही हूँ। और उसके बाद उससे संबंधित जितने भी उसके सारांश, वर्ण, विषय, पात्र हैं जो पूछते हैं, वो भी उससे भी संबंधित जानकारी आपको इस नोट्स में मिलेगी। तो दोस्तों, आप ये क्लास जो है पूरा देखिएगा। उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी। तो दोस्तों, आप इस क्लास में बने रहिए। तो चलते हैं हम लोग अपनी क्लास की तरफ। तो दोस्तों, हम लोग अपने हिंदी गद्य साहित्य को आज से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें आपको लगभग सब देखने को मिलेंगी। दोस्तों, आप लोग जो है प्लीज़ इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा नोट्स मैंने तैयार किया है। जितने भी जो है महत्वपूर्ण कथन हैं वो भी आपको इस नोट्स के माध्यम से जो है दोस्तों मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश की हूँ। और जितने भी जैसे कि महत्वपूर्ण जो उपन्यास होते हैं उसके वर्ण विषय क्या हैं, ठीक है, पात्र क्या है, वह सब आपको इसमें जो है नोट्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, हम लोग को चूँकि अपना सिलेबस जल्दी कवर करना है, तो नोट्स के माध्यम से दोस्तों मैं आपको जो है लगभग 15 से 20 क्लास में हिंदी गद्य का साहित्य जो है कवर करा दूंगी। तो बने रहिए दोस्तों लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, उपन्यास विधा की जब बात आती है तो सबसे पहले जान जाइए कि उपन्यास शब्द का अर्थ है क्या। तो दोस्तों, उप मतलब होता है पास में, न्यास मतलब होता है रखा हुआ, अर्थात पास में रखा हुआ वह गद्यात्मक कथा प्रबंध जिसमें जीवन की परिस्थितियाँ, प्रसंगों एवं घटनाओं का यथासंभव सजीव रोचक वर्णन किया जाए। तो अर्थात आप इस भाषा में समझिए कि जो मानव जीवन के अत्यधिक समीप हो वह उपन्यास कहलाता है। ठीक है। तो अब विभिन्न जो है विद्वानों के अनुसार जो है 2-3 कथन यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख दी हूँ आप लोग के लिए। तो देखते हैं क्या कथन है वो। तो प्रेमचंद्र जो है दोस्तों, प्रेमचंद्र कहते हैं कि उपन्यास को परिभाषित करते हुए इन्होंने माना है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का विकास समझता हूँ। ठीक है। क्या कहा इन्होंने कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का विकास समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना ही उपन्यास का मूल है। किसके अनुसार है यह प्रेमचंद्र के अनुसार है। फिर अगला क्या है दोस्तों, जैनेन्द्र। जैनेन्द्र के अनुसार क्या है, जैनेन्द्र भी जो है उपन्यास को जीवन की अभिव्यक्ति मानते हैं। ठीक है। तो जीवन की अभिव्यक्ति किसने माना है? जैनेन्द्र ने। फिर है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा को उपन्यास कहते हैं। तो दोस्तों, इतना जो है जो तीनों लोग, ये इनका कथन है उपन्यास के बारे में। तो ये भी जो है दोस्तों पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी जो है समझिएगा। और फिर अब दोस्तों यहाँ से जो है प्रश्न बनना स्टार्ट होता है हमारा मेनली। तो पहला क्या है, यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज आपको कराऊंगी। हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग। दोस्तों पूछता है कि हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किस पत्रिका में हुआ, ठीक है, किस रचना में हुआ, यह सब जो है यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो मैं यहाँ पे लिखी हूँ, हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में, ठीक है, हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। ठीक है। पत्रिका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह हरिश्चंद्र पत्रिका और रचना इनकी जो कि अपूर्ण है, उसमें सर्वप्रथम नावल शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ था। अब ब्रजरत्न दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। तो उसमें जो है इन्होंने कहा कि सर्वप्रथम नावल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रयोग हुआ है।
अब बताएं दोस्तों, आलोचकों की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, किसने जो है हिंदी को पहला उपन्यास माना है। मैंने यहाँ पे उपन्यास, समय और उपन्यासकार और आलोचकों के बारे में लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ से भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले उपन्यास मैंने क्या बताया कि भाग्यवती। भाग्यवती जो उपन्यास है उसका समय क्या है, उसका समय है 1817 ईस्वी। ठीक है, 1877 ईस्वी। क्या बताया मैंने, भाग्यवती का समय 1877 ईस्वी। फिर उसके बाद है क्या कि उपन्यासकार जो श्रद्धाराम फिल्लौरी हैं, जो है उनका यह उपन्यास है भाग्यवती। और जो है डॉक्टर विजय शंकर मल ने इसको हिंदी का पहला उपन्यास माना। फिर आता है अगला, देवरानी जेठानी की कहानी। यह उपन्यास 1870 ईस्वी में लिखा गया। उपन्यासकार पंडित गौरी दत्त का यह उपन्यास है और डॉक्टर गोपाल राय ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। फिर है क्या, परीक्षा गुरु उपन्यास। परीक्षा गुरु उपन्यास का समय 1882 ईस्वी। लाला श्रीनिवास दास ने इसको जो है, इसके जो है मतलब रचनाकार हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को जो है दोस्तों हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। फिर अगला, चंद्रकांता। चंद्रकांता 1891 ईस्वी। 1891 ईस्वी में रचना जो है प्रकाशित हुई थी। इसके जो है रचनाकार हैं देवकी नंदन खत्री और श्री कृष्ण लाल जी ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। फिर अगला कौन सा उपन्यास, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के उपन्यासकार हैं कौन, इंशा अल्लाह खां। इसको जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना, विश्व नारायण श्रीवास्तव ने। फिर है दोस्तों अगला, पूर्ण प्रकाश एवं चंद्र प्रकाश। यह जो है उपन्यास है किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो दोस्तों जितना भी इम्पोर्टेंट है मैंने वैसे यहाँ पे लिख दिया है। इसमें भी अगर इम्पोर्टेंट देखें तो ये भाग्यवती का और देवरानी जेठानी कहानी, परीक्षा गुरु तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तीन जो है आप लोग अच्छे से ये चंद्रकांता भी पूछ देता है। ये जो है दोस्तों चारों जो है उपन्यासकार के बारे में और किसने जो है इसको प्रथम हिंदी का उपन्यास माना, वो भी जो है आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। फिर उसके बाद अगला क्या है कि मैं देखिए यहाँ पे जो भाग्यवती उपन्यास है 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके उपन्यासकार श्रद्धा राम फिल्लौरी हैं। डॉक्टर विजय शंकर मल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। तो दोस्तों आइए आज इसका जो है हम लोग विषय के बारे में पढ़ते हैं। भाग्यवती उपन्यास में हल्का सा मैं एक तरीके से सार यहाँ पे लिख दी हूँ कि इस उपन्यास में है क्या। तो भाग्यवती उपन्यास जो है दोस्तों, इस उपन्यास की मुख्य पात्र एक स्त्री है। ठीक है, मुख्य पात्र एक स्त्री है। इसमें जो है स्त्रियों के प्रगतिशील रूप का चित्रण है एवं उनके अधिकारों एवं स्थिति की बात कही गई है। इस उपन्यास में विधवा विवाह का पक्ष लिया गया है। बाल विवाह की निंदा की गई है। इसे देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। यह पुस्तक उस समय विवाह में लड़कियों को दहेज के रूप में दी जाती थी। देखिए अब देखिए क्या क्या दिया जाता है सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए। उस समय में जो है दोस्तों यह पुस्तक जो है विवाह में लड़कियों को दी जाती थी। तो प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों, ऐसा कौन सा पुस्तक है जो है जिसमें जो है लड़कियों के विवाह में जब दहेज के रूप में यह पुस्तक दी जाती थी। तो भाग्यवती पुस्तक को जो है दी जाती थी। ये देखिए एक ये पहले तो आप लोग पात्र भी देख लिया करिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। भाग्यवती का पात्र एक स्त्री है। ठीक है, इसमें विधवा विवाह का पक्ष लिया गया है, बाल विवाह की निंदा की गई है और यह पुस्तक उस समय विवाह में लड़कियों को दहेज के रूप में दी जाती थी। ठीक है, भाग्यवती उपन्यासकार के जो है रचयिता कौन है, श्रद्धा राम फिल्लौरी। फिर है दोस्तों परीक्षा गुरु उपन्यास जो है ये 1882 ईस्वी में लिखा गया है। इसके हैं रचनाकार लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, चाहे रामचंद्र शुक्ल ने जो है इस उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। इसका भी विषय जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जो है दोस्तों क्या है इसका विषय, मैं यहाँ पे सारे जितने भी इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं सबके सार के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा लिख दी हूँ ताकि जब प्रश्न आए तो आप समझ जाएं कि हाँ किससे रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना पूरा परीक्षा गुरु के बारे में तो 10-12 पेज में तो लिखने का टाइम है नहीं ना पढ़ने का हम लोग को। तो फिर ठीक है चलते हैं। क्या है इसका विषय, इस उपन्यास का अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की सांसारी वार्ता कहा जाता है। इस उपन्यास में अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की सांसारी वार्ता
इस उपन्यास का जो है दोस्तों मुख्य पात्र है मदन मोहन, ब्रजकिशोर, मुंशी लाल जी, मास्टर शंभू दयाल। दोस्तों यह जो है इस उपन्यास का जो है पात्र है। तो दोस्तों हम लोग को पात्र भी अच्छे से पढ़ते ही चलना है, ठीक है। क्योंकि हम यही सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो हमें सफलता की ओर आगे करेंगी, वरना मैं भी चाहती तो आपको उपन्यास और उपन्यासकार के बारे में लिखवा के हटवा देती, कोई मतलब नहीं है। या बस आप लास्ट तक बने रहिए, आप खुद देखेंगे कितना अच्छा नोट्स मैं तैयार की हूँ। तो फिर अगला क्या है, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैं लिख दी हूँ। क्या है, रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु उपन्यास को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं। ये भी देखिए कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है महत्वपूर्ण उपन्यास एवं उपन्यासकारों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या है, बालकृष्ण भट्ट का जो है दोस्तों 3 महत्वपूर्ण उपन्यास है। क्या है, नूतन ब्रह्मचारी, फिर है रहस्य कथा, फिर तीसरा है 100 अजान एक सुजान। दोस्तों आप लोग ये करिएगा ना, एक दिन में लगभग 4 या 3, हाँ 4 कम से कम अगर उपन्यासकार के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को रोज याद करके लिखेंगे तो आराम से तैयार हो जाएगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि रोज याद करना पड़ेगा। तो पहला क्या मैंने बताया, नूतन ब्रह्मचारी किसका यह जो है रचना है, यह बाल कृष्ण भट्ट की है। कब लिखा गया, 1886 ईस्वी में। दूसरे इनकी इम्पोर्टेंट है रहस्य कथा, 1879 ईस्वी में। फिर तीसरा है 100 अजान एक सुजान, जो कि 1892 ईस्वी में लिखा गया था। यह हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। कौन सा, 100 अजान एक सुजान, जो कि बालकृष्ण भट्ट का है। तो दोस्तों इनका यह 3 ही उपन्यास है, ठीक है, बस उससे ज़्यादा नहीं है उपन्यास। वैसे और इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है मैं वो भी यहाँ पे लिख दी हूँ। क्या है, नूतन ब्रह्मचारी, जो कि 1886 ईस्वी में लिखा गया था, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें विनायक नामक, देखिए ये भी पात्र इम्पोर्टेंट है। इसमें विनायक नामक पात्र अपने अच्छे संस्कारों से डाकुओं का हृदय परिवर्तन करता है, ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी में विनायक नामक पात्र अपने अच्छे संस्कारों से डाकुओं का हृदय परिवर्तन करता है, जबकि जो 100 अजान एक सुजान में कुसंग में पड़े एक सेठ की कहानी, अर्थात ये जो उपन्यास है ना, ये जो परीक्षा गुरु उपन्यास से थोड़ा मिलता जुलता है दोस्तों, ठीक है। फिर अगला अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपन्यास। अयोध्या सिंह उपाध्याय का कौन सा उपन्यास है, इनका उपन्यास है दोस्तों, बड़ा फेमस है यार, ठेठ हिंदी का ठाठ, या इसको देवबाला भी कहते हैं। देखिए इसके दोनों नाम हैं, तो आप लोग दोनों को रटिएगा, ठेठ हिंदी का ठाठ है या देवबाला एक ही है। इसके समय सीमा क्या थी, 1899 ईस्वी, ठीक है। अब जो है दोस्तों इस रचना से इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ लिख दी हूँ। क्या इस उपन्यास को क्या कहते हैं, इस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। किसको, ठेठ हिंदी का ठाठ, ठीक है। और दूसरा इनका महत्वपूर्ण उपन्यास का है अधखिला फूल, जो कि 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें जो है दोस्तों धर्म की महत्ता प्रतिपादित की गई है तथा धार्मिक अंधविश्वासों का कुपरिणाम दिखाया गया है अधखिला फूल में। दोस्तों इतनी अच्छी मैं नोट्स यहाँ इसमें बनाई हूँ ना, आप लोग लास्ट तक देखेंगे खुद आप लोग को लगेगा, इतना अच्छा तो मुझे नहीं लगता है कि बिना पेड के आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग एकदम लास्ट तक बने रहिए, मेरी रेगुलर क्लास कीजिए, आपको खुद समझ में आएगा, एक अच्छा खासा आप लोग का जो है हिंदी साहित्य में पकड़ हो जाएगी। फिर है तीसरे जो है उपन्यासकार हैं ठाकुर, एक बार फिर मैं रिवीजन कर दे रही हूँ। अयोध्या सिंह उपाध्याय का कौन सा उपन्यास मैंने बताया था, 2, ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला, अधकिला फूल, ठीक है। इसकी समय सीमा भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। फिर है क्या, ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है श्यामा स्वप्न, जो कि 1888 ईस्वी में लिखा गया था। इस उपन्यास में पात्र हैं श्याम सुंदर और श्यामा की प्रणय कथा है, ठीक है। ठाकुर जगमोहन सिंह का जो है उपन्यास है यह श्यामा स्वप्न। फिर है देवकी नंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। तिलस्मी अय्यारी मतलब जादूगर जो रहते थे, एक तरीके से जादू वाली चीज़ें करते थे, तो उसको जो है दोस्तों तिलस्मी अय्यारी कहा जाता है। तो देवकी नंदन खत्री को यह जो उपाधि दी गई, उपाधि क्या, प्रवर्तक थे तिलस्मी अय्यारी के। और इनकी प्रमुख उपन्यास जो है कौन कौन सी है, लगभग दोस्तों 7-8 उपन्यास है, मैं सारा यहाँ पे लिख रही हूँ, सबका सन भी।
फिर है दोस्तों देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है जो है क्या, पहले उपन्यास से पहले इनके बारे में जान जाते हैं कि इनका जो है बड़ा फेमस है यह कि देवकी नंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? देवकी नंदन खत्री को। इनका प्रमुख उपन्यास कौन कौन सा है? चंद्रकांता 1888 ईस्वी में प्रकाशित थी। फिर है चंद्रकांता संतति, जिसके 24 भाग थे, 1896 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर है नरेंद्र मोहिनी, जो कि 1893 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वीरेंद्र मोहिनी 1895 में। काजर की कोठरी यह जो है 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फिर है अनूठी बेगम 1905 में प्रकाशित हुई। गुप्त गुदना 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। भूतनाथ 6 भाग में, यह अधूरा इनका उपन्यास है 1907 में। और कुसुम कुमारी 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह सब जो है दोस्तों देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। चंद्रकांता संतति और नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र मोहिनी, ठीक है, यह सब इम्पोर्टेंट है। काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913, भूतनाथ, ठीक है, और कुसुम कुमारी 1899 में। तो दोस्तों इस प्रकार से जितना भी महत्वपूर्ण उपन्यास था देवकी नंदन खत्री का, मैंने यहाँ पे लिखा दिया है। अब दोस्तों अगला क्या है, देवकी नंदन खत्री के जो पुत्र थे दुर्गा प्रसाद खत्री, उन्होंने अपने पिता द्वारा लिखा भूतनाथ, जो कि 1907 में लिखा गया था, भूतनाथ के शेष भाग को पूरा किया। तो प्रश्न दोस्तों पूछ सकता है कि भूतनाथ जो है भूतनाथ को जो है जो ग्रंथ है इनका, उसको जो है किसने जो है पूरा किया था? उसको जो है देवकी नंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था। फिर अगला जो है क्या इम्पोर्टेंट है, अगला इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है, अब गोपाल गहमरी के बारे में है। गोपाल गहमरी जो है दोस्तों, यह भी बड़े फेमस उपन्यासकार हैं। इनकी जो है, पहले यहाँ पे मैं इन्हीं के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि गोपाल गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। देखिए अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो देवकी नंदन खत्री है उनको तिलस्मी अय्यारी और गोपाल गहमरी को जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना गया। ठीक है, तो गोपाल गहमरी का जो है इम्पोर्टेंट क्या है उपन्यास? अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, चक्करदार चोरी, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून आदि किसके हैं? ये गोपाल गहमरी के। और दोस्तों एक चीज़ और है ये कि गोपाल जो गहमरी हैं को हिंदी का कानन डायल भी कहा गया है। ठीक है, गोपाल गहमरी का 2 चीज़ फेमस है, एक इनको जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना गया और इनको हिंदी का कानन डायल भी कहा गया है। तो दोस्तों हम लोग जो है ऐसे डेली लगभग 4-5 उपन्यास जो हैं कार उनके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो भी होंगी, और जितने भी उससे संबंधित जो भी सार होगा वो भी मैं आपको लगभग करा दूँगी। फिर दोस्तों 5वें जो है महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र का समय क्या है? 1880 ईस्वी। इनका मूल नाम दोस्तों पूछ सकता है कि प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? प्रेमचंद्र का मूल नाम था धनपत राय, किंतु वे नाम बदलकर खुद ही नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। ठीक है, मूल नाम धनपत राय था, वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। फिर अगला है धनपत राय जो हैं कौन थे? ये प्रेमचंद्र नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। ठीक है, तो धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था नाम। ठीक है, ये आप लोग जो है याद रखिएगा। फिर अगला कि प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। दोस्तों प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे आप लोग जो है एकदम अच्छे से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर पूछे कि प्रेमचंद किसी उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी गई है, प्रेमचंद्र को दी गई है, अब किसने दी है? तो बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। अब प्रेमचंद्र का मूल नाम था धनपत राय। ठीक है, लेकिन इनको प्रेमचंद्र नाम किसने दिया? उर्दू के जो हैं लेखक दया नारायण निगम, उन्होंने दिया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब चीज़ आप बारीकियाँ जो है अच्छे से पढ़िएगा। फिर है प्रेमचंद द्वारा लिखे मूल उर्दू में उपन्यास का उनके द्वारा किया गया हिंदी रूपांतरण। प्रेमचंद दोस्तों पहले उर्दू में उपन्यास लिखते थे, फिर उसका हिंदी में रूपांतरण करते थे।
तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं वो कौन कौन से उपन्यास हैं। फिर है दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रेमचंद के वो कौन कौन से उर्दू उपन्यास है जिसका उन्होंने हिंदी रूपांतरण किया है। तो पहला है असरारे मवाविद। ठीक है, यह 1903 से 1905 के बीच में प्रकाशित हुआ था। इसका हिंदी में रूपांतरण नाम है देवस्थान रहस्य, जो कि 1905 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब है इनका जो है हम खुरमा व हम शबाब। इसका हिंदी रूपांतरण क्या था? प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, जो कि 1907 में प्रकाशित हुआ। फिर अगला है किश्ना। उर्दू में जब ये हुआ था दोस्तों प्रकाशित तो 1907 में हुआ था। हिंदी में रूपांतरण गबन नाम से हुआ, जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर है जलवाए इशार, 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी रूपांतरण है वरदान, जो कि है 1921 ईस्वी में। फिर है अगला बाज़ारे हुस्न। बाज़ारे हुस्न जो है 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी रूपांतरण है सेवा सदन। सेवा सदन जो है दोस्तों 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर है गोशाए आफियत। गोशाए आफियत इनका उर्दू उपन्यास है जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमाश्रय में हुआ था, 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर है अगला चौगाने हस्ती, जो कि इसका हिंदी रूपांतरण है रंगभूमि, 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर है अगला पर्दा ए मजाज। इस पर्दा ए मजाज का हिंदी रूपांतरण है कायाकल्प, जो कि 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर है बेवा। बेवा इनकी रचना जो है उर्दू उपन्यास है, लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण प्रतिज्ञा नाम से हुआ था, 1929। फिर है दोस्तों बेवा। बेवा इनका मूल उर्दू उपन्यास है, जो कि इसका हिंदी रूपांतरण हुआ था प्रतिज्ञा के नाम से, 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर है इनकी रूठी रानी। रूठी रानी किसका उपन्यास है? 1907 ईस्वी में हुआ था, जो कि है एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है प्रेमचंद्र का। तो दोस्तों लगभग हम लोगों ने महत्वपूर्ण जितने उपन्यासकार हैं पांचों, उसके बारे में अच्छे से पढ़ा, उसके विषय, उसकी समय सीमा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही हम लोग जो है रोज़, आज तो हम लोगों ने 5 उपन्यासकारों के बारे में अच्छे से पढ़ा, ऐसे रोज़ अपनी संख्या बढ़ाते रहेंगे। लगभग 15 से 20 क्लास में हिंदी गद्य साहित्य को जो है दोस्तों अच्छे से कवर कर लेंगे। तो दोस्तों आज तब तक के लिए जो है धन्यवाद।